पंजाब में बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन। तरन के डल गांव से एक ड्रोन बरामद हुआ है। तरन से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ। तो देखिए, लगातार अगर पंजाब की बात करते हैं तो इस तरीके से पाकिस्तान के ड्रोन्स आ रहे हैं जो कि नशे की तस्करी करते हैं और कई दफा इनके ड्रोन्स को मार गिराया गया। तरन से पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जिसमें इन ड्रोन्स को बरामद किया गया। तरन के डल गाँव से एक ड्रोन बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। बाकायदा बीएसएफ का ये शायद ऑफिशियल ट्वीट है, ज़रा टीम मुझे कंफर्म करे। पंजाब के तरन से ड्रोन बरामद हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल जो ड्रोन बरामद हुआ है और ऐसे कई ड्रोन अब तक लगातार जो बीएसएफ है वो बरामद कर चुकी है। तो अभी फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर की ओर से ये ऑफिशियल जानकारी साझा की गई जिसमें जिक्र किया गया इस ड्रोन का, जिस ड्रोन की बरामदगी हुई है। अच्छा, क्योंकि ये होता है कि इन ड्रोन्स के जरिए नशे की तस्करी की जाती है, नशा पाकिस्तान से भारत भेजा जाता है और पंजाब में युवाओं को इसकी नशे को परोसा जाता है। तो ऐसे में लगातार इस पर लगाम लगाने के लिए आप देख रहे हैं कि बीएसएफ काम करती हुई नजर आती है। और इस बीच ज़्यादा जानकारी साक्षी के पास। और पूजा, ये ड्रोन्स चाइना में बनाए गए ड्रोन्स हैं, ये जानकारी भी बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के द्वारा दी गई है। 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स रिकवर्ड बाय बीएसएफ। और ये ट्वीट ये एक्स पोस्ट पर भी आप देख रहे हैं, बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर का ये पोस्ट है। इसमें लिखा है कि बोथ द ड्रोन्स आर चाइनीज मेड DJI Mavic 3 क्लासिक मॉडल, यानी कि चाइना में निर्मित ड्रोन्स को ये पकड़ा गया है। यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई है कि इन 2 सेपरेट इंसिडेंट्स बीएसएफ ट्रूप्स लॉन्च एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इनपुट्स, यानी कि इनपुट्स के आधार पर 2 अलग अलग ऑपरेशंस जो थे वो चलाए गए और उसी के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता बीएसएफ के हाथ लगी है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 10 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की है। पुलिस ने अवैध शराब और हेरोइन को जब्त किया है। कई नशा तस्कर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अब आपको याद होगा, पंजाब में नशा तस्करों की खैर नहीं, पकड़े जाने पर संपत्ति जब्त होगी, ये खुद सीएम की तरफ से कहा गया था। और सीएम भगवंत मान ने पुलिस को तमाम कड़े निर्देश इसको लेकर भी दिए थे कि अगर इसमें संलिप्तता अगर पुलिस की भी पाई जाती है तो पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन होगा। और देखिए, अब पुलिस लगातार एक्शन मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। पुलिस ने अवैध शराब और हेरोइन की बड़ी खेप को जब्त किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इस चीज के आदेश जारी किए थे। तमाम पुलिस प्रमुखों के साथ, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और कहा था कि अब सख्ती से एक्शन चाहिए है अवैध शराब पर या नशे पर, जो भी नशे का कारोबार करता है। उन्होंने कहा कि डीजीपी से कहा कि जिस भी व्यक्ति को नशा बेचते पकड़ा जाएगा उसके 1 सप्ताह के भीतर संपत्ति को जब्त करें और इसको लेकर कानून में संशोधन की जरूरत है तो वो भी बताएं, सरकार उस पर भी अमल करेगी। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी ये न समझे कि किसी और के घर में आग लगी तो अपने घर में आग लगी है, तो वो ये कहते हुए नजर आए कि अगर कोई पुलिसकर्मी भी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद से अब पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में छापेमारी की और अवैध शराब और हेरोइन की खेप को जब्त किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात भीषण गर्मी की। दिल्ली से खबर, जहां दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। हीट वेव से 192 बेघर लोगों की मौत की खबर है। 9 दिन में 192 लोगों की जान गई है। पुलिस को अलग अलग जगहों पर शव मिले हैं। और देखिए, लगातार भीषण गर्मी किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। और हिंदुस्तान अखबार मेरे पास और फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। दिल्ली से सऊदी तक त्राही त्राही। भीषण गर्मी के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। मक्का में भी कई लोगों की मौत की खबर है। 35.2 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान और 43.6 डिग्री रहा अधिकतम तापमान। देखिए, 67 भारतीय समेत 600 हज यात्रियों की मौत की खबर मक्का से है। जब हज यात्रा के दौरान लू से 68 भारतीयों समेत अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अमेरिका के फिनिक्स में तापमान 45 डिग्री तक दर्ज किया गया है। तो देखिए, दुनिया भर में हीटवेव का कहर किस तरह से जारी है। बात अगर देश की करें, भारत की करें, तो 55 साल में मंगलवार की रात सबसे गर्म रही। दिल्ली में मंगलवार रात 55 वर्षों में सबसे ज्यादा गर्मी रही और मानक वेधशाला सत्तरगंज में दिन का न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री दर्ज किया गया था। और मौसम विभाग की तरफ से ये पूरी जानकारी शेयर की गई है। तो लगातार भीषण गर्मी की वजह से देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है। बिजली की समस्या बढ़ रही है क्योंकि बिजली की डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, हीट वेव की वजह से 192 लोगों की मौत की खबर है। तो लगातार
अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही कि किस तरह से धूप से बचने के लिए लोग मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार गर्मी की वजह से किस तरह से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। साक्षी, बिल्कुल रंजना, और एनसीआर में प्रचंड गर्मी की वजह से 226 मौतें हुई हैं। ये हेडलाइन दी गई है। सिर्फ दिल्ली में 48 घंटे में 138 और यूपी एनसीआर में यहाँ पर 40 और दक्षिण हरियाणा में 48 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं गर्मी की वजह से। इस बीच अखबारों में कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें जो मौजूद हैं उनका जिक्र कर लेते हैं। नवीन पटनायक से जुड़ी खबर, बीजेडी विधायक दल के नेता चुने गए नवीन पटनायक और विधानसभा में भी होंगे नेता प्रतिपक्ष। ऐसे में ओडिशा विपक्षी दल के उप नेता बने हैं प्रसन्न आचार्य। ये जानकारी अखबारों में भी दी गई है। ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे नवीन पटनायक और इस बीच बीजेडी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ। नवीन पटनायक ने बुधवार को कहा कि हमने बीजेडी के विधायकों की एक बैठक की और मैंने उन्हें बधाई और धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे विपक्ष के नेता और बीजेडी विधायक दल के नेता के रूप में चुना है, ये नवीन पटनायक के द्वारा कहा गया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक विधानसभा में विपक्ष के नेता होने वाले हैं। इस बीच उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। बीजेडी ने हाल ही में संपन्न हुए ओडिशा के विधानसभा चुनाव में 147 सदस्यीय विधानसभा में यहां पर 78 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की थी। वहीं बीजेडी को सिर्फ 51 सीटें मिली थी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल की, जिनका एक बड़ा स्टेटमेंट, अवैध हथियार लेकर चलने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। अवैध हथियार लेकर चलने पर गोली मार दी जाएगी। बिहार सरकार ने एसआईटी गठन का फैसला लिया है। कल से ही इस बयान की लगातार चर्चाएं चारों ओर हो रही हैं क्योंकि बिहार में लागू होगा क्या ये मॉडल। इससे पहले आपको विस्तार से इस पर जानकारी दें, जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। एसआईटी का गठन होगा, अलग से पुलिस बल का गठन प्रत्येक जिला में हो रहा है और अवैध रूप से जो राइफल गोली लेकर चले छे बदमाश सब अपराधी सब सीधे गोली मारे के आदेश सरकार दे दिले। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। तो देखिए, आपने सुना बयान किस तरीके से यहाँ पर बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल अपना स्टेटमेंट में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके से हथियार रखता है तो फिर उनके खिलाफ में एक्शन क्या होगा। अवैध हथियार लेकर चलने पर सीधे गोली मार दी जाएगी। मतलब कानून को काबू में करने के लिए क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं है, अब या फिर इसके लिए क्या प्रावधान होंगे, अब क्या बदलाव किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन अवैध हथियार जाहिर तौर पर बंद होने चाहिए या अवैध हथियार का इस्तेमाल पूरे तरीके से ख़त्म होना चाहिए क्योंकि अवैध हथियार के कारण से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। और बड़ी बात यह है कि आपको याद होगा कि बिहार में जिस तरीके से कई दफ़ा इन्हीं अवैध हथियारों के ज़रिए खुलेआम हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि अवैध हथियार को लेकर चलने पर पाबंदी भी होनी चाहिए और इसको लेकर कड़े एक्शन भी होने चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है, अवैध हथियार लेकर चलने पर सीधे गोली मार दी जाएगी। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। इस बीच नीतीश कुमार के मंत्री ने अपराध और अपराधियों से निपटने के तरीके को लेकर बयान दिया। एक कार्यक्रम में वो मौजूद थे और इसी कार्यक्रम में बिहार सरकार ने उन्होंने कहा कि एक फैसला लिया है कि अपराधी अब बचेगा नहीं, जो गोली बंदूक लेकर चलता है उसे उस अपराधी का ही खात्मा कर दिया जाएगा, यानी सीधे उसको गोली मार दिया जाएगा। कोई दिखे अगर अवैध हथियार के साथ में सीधे उसको गोली मार दिया जाएगा। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार कैबिनेट में फैसला हुआ है कि प्रत्येक जिले में एसआईटी का गठन होगा। अलग से पुलिस बल का गठन हर जिले में हो रहा है। अवैध रूप से राइफल गोली लेकर चलने वाले बदमाशों को सीधे गोली मारने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। कहीं पर कोई अपराधी नहीं बचेगा। जो गोली बंदूक लेकर चलता है उसको तमाम कर दिया जाएगा, उसका खात्मा कर दिया जाएगा। ये फैसला बिहार सरकार ने अभी अपनी कैबिनेट में लिया है। अब इस पर हमले भी शुरू हो चुके हैं, विपक्षी पार्टी इस पर हमलावर हो चुकी हैं कि देखिए किस तरीके से ये लोग बात करते नजर आते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी यूजीसी नेट परीक्षा की। दरअसल 18 जून को पूरे देश भर में ये परीक्षा कराई गई थी। लगभग 9 लाख छात्र इसमें बैठे थे। एनटी ने परीक्षा का आयोजन किया था। गड़बड़ी की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया। मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है और यूजीसी नेट की जो परीक्षा है उसको रद्द करा दी गई। एक तरफ जहां 24 लाख छात्र जो नीट के मामले में जो छात्र हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है और उधर ये 9 लाख छात्र जो कि परीक्षा में बैठे हुए थे नेट की परीक्षा में।
एक तरफ 24 लाख का भविष्य अधर में लटका है, दूसरी तरफ महीनों की मेहनत जो कि पल भर में बर्बाद हो गई उन तमाम छात्रों की जो 9 लाख छात्र नेट की परीक्षा में बैठे थे। हालांकि पेपर लीक हुआ है, क्या कुछ वजह रही है इसका अभी तक सामने कारण नहीं आया है, सामूहिक नकल हुई है या कुछ और कारण है, ये फिलहाल अभी तक कोई भी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि पेपर लीक हुआ है या सामूहिक नकल हुई है या कुछ और हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और इसके चलते नेट रद्द कर दिया गया। 24 घंटे के भीतर ये फैसला ले लिया गया। अब दोबारा परीक्षा कब होगी फिलहाल ये भी अभी सामने नहीं आया है। देखिए, पेपर लीक की आशंका पर नेट रद्द और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। तमाम अखबारों में इसका जिक्र है, फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र है। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर बताते चले आपको। नीट मामले में बिहार पुलिस की जांच तेज। एनटी ने बिहार पुलिस को पूरी डिटेल दी है। कई आरोपियों से ईओयू कर चुकी है पूछताछ। तो देखिए, नीट अभ्यर्थियों से ईओयू ने 3 घंटे पूछताछ की है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने बुधवार को 2 अभ्यर्थियों से 3 घंटे तक पूछताछ की है। एक अभ्यर्थी बख्तियारपुर की ईशा भारती और दूसरी समस्तीपुर निवासी हैं। दोनों से पूछा गया कि क्या इन्हें परीक्षा से पहले कोई प्रश्न पत्र मिला था, अगर हाँ तो कहां से मिला था, किसने दिया। हालांकि दोनों ने किसी जानकारी से इनकार किया है। अब देखिए, नीट पेपर लीक में जितने भी संदिग्ध केंद्रों या फिर बिचौलियों की भूमिका सामने आई है, उनके बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जा रही है और ये बात सामने आई है कि अधिकांश पैसे का लेन देन नकद में हुआ है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा बढ़ रहा है। लेकिन देखिए, अखबारों में ये भी जिक्र है कि नीट फर्जीवाड़े से जो छात्र हैं वो डिप्रेशन में चले गए। कई सवाल जो उनकी तरफ से पूछे जा रहे हैं। टेली काउंसलिंग में किशोर जो है वो सवाल पूछ रहे कि क्या नीट परीक्षा रद्द होगा, मेडिकल की तैयारी में अब मन उब गया, मुझे क्या करना चाहिए, साथ ही साथ जैसे मेरा ये अंतिम मौका था, अब आगे क्या होगा। यानी कि जिस तरह से पेपर लीक की खबरें, हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चों की मुसीबतें बढ़ रही है क्योंकि सालों साल की मेहनत जिस पे पानी फिरता नजर आ रहा है। बिल्कुल, और जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, एक के बाद एक नई परतें खुलकर सामने आ रही है। पेपर लीक के मामले में अब एक मंत्री का कनेक्शन भी सामने आ गया है। किसी मंत्री ने गेस्ट हाउस में यहां पर सिफारिश की, ये जानकारी मिल रही है। सिकंदर ने अपने रिश्तेदार को ठहराया था। परीक्षा माफिया सिकंदर अभी जेल में है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो फिलहाल जो तमाम सवाल उससे किए जा रहे हैं उसके आधार पर इन्वेस्टिगेट की जा रही है। इस बीच नीट पेपर लीक के मामले में मंत्री जी का कनेक्शन सामने आया है। बिहार के इंजीनियर ने कई सारे राज यहां पर खोले हैं और बिहार के इंजीनियर के अनुसार अगर माने तो उसने कहा कि एक रैकेट के संपर्क में वो था जिसने न केवल नीट बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक किए थे। ये जानकारी दी। इंजीनियर की पहचान सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के रूप में हुई है, जिससे जांच पड़ताल लगातार जारी है। उसने दावा किया है कि उसने 4 कैंडिडेट्स और उनमें से एक अभिभावक को पटना में रहने के लिए व्यवस्था की थी और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंजीनियर ने आगे कहा कि उसका भतीजा और अनुराग यादव नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए अपनी मां रीना कुमारी के साथ में पटना आए थे और इन लोगों ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि जब जो प्रश्न इनको रटवाए गए थे पेपर में वही प्रश्न आए थे। देखिए, बिल्कुल कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि सिकंदर यादवेंदु ने इतनी बड़ी साजिश को रचा। जरा सोचिए कि 24 लाख बच्चों के भविष्य पर इस कारण से इस वक्त संकट मंडरा रहा है। इस सिकंदर के कारण बच्चे जो कि इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे थे, आज अगर सब कुछ ठीक रहा होता तो काउंसलिंग हो रही होती बच्चों की और काउंसलिंग के साथ साथ ये विवाद उत्पन्न ना होता, बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस करते। लेकिन इस वक्त उनके सामने कई चुनौतियाँ और कई चैलेंजेस हैं। पहली चुनौती ये है कि अगर पेपर रद्द होते हैं तो कई बच्चे अटैम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उनका लास्ट अटैम्प्ट था। ऐसे में कई बच्चों की परेशानी ये भी है कि फिर से उस ट्रॉमा को झेलना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण वक्त होता है। पूरे परिवार के ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर भी आएगा। जाहिर तौर पर जब आप कोचिंग क्लासेस लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, तरह तरह के खर्चे परिवार को भी इफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ इस तरह के लोगों के कारण जो अपने फ़ायदे के लिए पेपर लीक कराते हैं, अपने लोगों को आगे पहुंचाने के लिए पेपर लीक कराते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, बच्चों के करियर को दांव पर लगाते हैं। अब सवाल ये है कि साजिश का सिकंदर का मददगार मंत्री है कौन, जिसकी पैरवी से एनएचआई गेस्ट हाउस में ये लोग चीटर रुके हुए थे। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े लोगों की भी संलिप्तता है। मतलब सिर्फ एक सिकंदर नहीं है, बल्कि एक मंत्री की भी संलिप्तता है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और एक एक
शख्स का नाम जनता के सामने होना चाहिए, ताकि ऐसे लोग जिनके कारण से आज बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अभी आपने देखा कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दिया गया 24 घंटे के भीतर ही। नीट की परीक्षा रद्द हो, इसको लेकर कई याचिकाएं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, और इस तरीके से इस पूरे मामले में भी लगातार सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आखिरकार आगे क्या रहता है, क्योंकि पहले तो यही कबूला नहीं जा रहा था कि इस पूरे मामले में कहीं पेपर लीक हुआ। हालांकि बिहार से सबसे पहले खबर आई कि वहां पर पेपर लीक हुआ और अब इसके कई पुख्ता सबूत भी हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या होता है और बच्चों के भविष्य जो कि इस वक्त लगातार सवालों के घेरे में है, उनके भविष्य को कैसे संवारा जाता है, उनका कैसे भविष्य का ख्याल रखा जाता है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी चीन और अमेरिका की, क्योंकि उसके बीच में अब तिब्बत को लेकर टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। तिब्बत को लेकर अमेरिका में एक अब नया बिल पास हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन जल्द इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। दरअसल अमेरिकी संसद में तिब्बत को लेकर एक बिल पास किया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द इस बिल पर साइन कर सकते हैं। चीन इस पर अब चिढ़ गया क्योंकि उसने इस बिल पर साइन ना करने की अपील की है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकियों के लिए जो सही होगा राष्ट्रपति जो बाइडेन वही करेंगे। अमेरिकी संसद के निचले सदन में ये बिल 12 जून को पास हो गया था। बिल के समर्थन में 391 और विरोध में 26 वोट पड़े थे और इसके बाद सीनेट से भी ये पास हो गया था। इस बिल का मकसद है तिब्बत के विवाद को सुलझाना। बिल में तिब्बत की स्थिति और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही है। इसके साथ ही चीन से तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से फिर से बातचीत शुरू करने को भी इसमें कहा गया है। और एक बार फिर से अब मौसम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से लोग लगातार परेशान हैं। जहां पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से लोग परेशान हैं, वहीं एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ ने अब तक 26 लोगों की जान ले ली है। असम में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हैं और पुल ढह गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस बीच टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि IMD की अगर माने तो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं। तो एक तरफ जहां उत्तर भारत की बात करें तो वहां पर गर्मी से लोग परेशान हैं और भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर में, पूर्वी भारत में बाढ़ और भूस्खलन से लोग बेहाल हैं। एक ही परिवार के 5 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत की खबर मिली है। असम की ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर बारिश और पानी से लोग परेशान हैं। वहीं उत्तर भारत में गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। देखिए, जाहिर तौर पर उत्तर भारत में आप देख रहे हैं कि गर्मी लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है और यहाँ पर 24 घंटे में ही दिल्ली NCR की बात करते हैं, 14 लोगों की जान जाती है। 195 लोगों का आंकड़ा सामने आया है दिल्ली NCR के अंदर कि वो गर्मी के कारण उनकी जान गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर बारिश लोगों के लिए तबाही बनकर आई है और इस बारिश के कारण लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 26 लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सामने आया। इस बीच बात होगी अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त है और जम्मू में अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां तैनात होंगी। संवेदनशील संदिग्ध इलाकों पर नजर रहने वाली है। देखिए, जिस तरीके से रियासी में बस पर हमला हुआ, रियासी में हुए उस बस पर हमले के बाद में अब आपको याद होगा दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई और दिल्ली में हाई लेवल बैठक में लगातार जो अब तैयारियां अमरनाथ यात्रा को लेकर चल रही है उसमें ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से आतंक का कोई साया लोगों की सुरक्षा पर ना मंडराए और इसी को लेकर तैयारियां इस वक्त मुकम्मल की जा रही। जम्मू में अर्धसैनिक बलों की तैनाती इसी को लेकर होने वाली है, जो जानकारी मिल रही है। यानी रियासी में एक तरफ देखिए जो जिसने खबर दी थी या जिसने साथ दिया था उसको गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं अमरनाथ की तो जम्मू में तैनात होगी अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां अमरनाथ यात्रा के लिए। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है वो शुरू हो चुकी है। जम्मू जिले को इस बार अर्धसैनिक बलों की 24 अतिरिक्त कंपनियां मिली हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 5 से 6 ज़्यादा हैं। पहली बार अमरनाथ यात्रा के रूट पर यात्रियों के रुकने के स्थलों, लंगरों और अन्य जगहों पर तैनाती के अलावा अर्धसैनिक बल उन जगहों पर भी तैनात किए जा रहे हैं जहां पर किसी अप्रिय घटना होने की आशंका है। 10 कंपनियां पहुंची हैं, संवेदनशील इलाकों में इनकी तैनाती की गई है और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पहुंच चुकी, जिन्हें पुरानी मंडी, राम मंदिर, पीर खो मंदिर, भगवती नगर आधार शिविर में तैनात किया गया है। और अगले 3 से 4 दिन की अगर बात करते हैं तो अन्य कंपनियां भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी। इन अतिरिक्त कंपनियों के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा के दौरान में किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का हादसा ना हो, इसके लिहाज से तमाम तैयारियां की जा रही हैं।